स्टूडेंट्स, सोम सर, हाँ आराध्या क्लासेस। चल दोस्त, आज तेरे लिए ना चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 3, मस्त लेक्चर है, बढ़िया एकदम, समझना, आनंद आ जाएगा, आनंद विल कम, यस। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। थियरी में कुछ भी स्टार्ट करें उससे पहले ये कांस्टेंट फोर्स क्या चक्कर है भाई, तो समझ लेते हैं। कांस्टेंट फोर्स, फोर्स को जनरली हम कैसे लिखते हैं? फोर्स को लिखते हैं ना वेक्टर फॉर्म में, फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन इन आई कैरेट डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं ना, या 5I बे कैसे भी लिखे यार, न्यूटन ऐसे लिखते हैं। फोर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, ये रहा फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है ये डायरेक्शन। जब मोशन हो रहा है, ड्यूरिंग द मोशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट नॉट बी चेंज नहीं होना चाहिए या रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उस फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं। मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कुछ भी बदलना नहीं चाहिए, यस, ड्यूरिंग द मोशन ये कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। तो इसको डिफाइन भी कर सकता है क्या, कि इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द मोशन, सच फोर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट मोशन। लिख देता हूं, ले, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स remains unchanged in motion, during motion, such force is called constant force. Easy। अब ये वर्क का क्या मतलब है भाई? वर्क का भी बढ़िया मतलब है दोस्त। वर्क मीन्स बस क्या, वर्क मीन्स फोर्स और फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, हाँ, फोर्स और फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, यस। तो वर्क इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फोर्स, यस। अब इसमें एक और गहरी बात एक्चुअली है ना दोस्त, ये जो वर्क है उसको हम फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। टेक्निकली ये राइट है, हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, डॉट टाइप का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी दो टाइप का होता है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब टेक्निकली वर्क होता है, राइट, एग्जैक्टली। ऐसा क्यों सर? अचानक से आपको कैसे पता चल गया डॉट है, क्रॉस क्यों नहीं है? बताऊं? तो यहाँ पे चल क्वेश्चन मार्क कर दे, व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई, यस। तो अब आगे का जो पूरा डिस्कशन होगा वो इस वाई पे बेस्ड होगा, ये ऐसा क्यों। तो चल यहाँ पे पूरा प्लॉट, ढक्कन देना इसका, यहाँ पे पूरा प्लॉट बनाते हैं अपन, है ना, हाँ। चल समझ रहा है अब क्या करने वाला हूँ, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है टेक्निकली। ऐसा क्यों सर, हमको कैसे पता, क्या हम रट ले? रट मत, सोम सर इज हियर ना, रट मत। चल ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जब भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ही डायरेक्शन में होगा, नहीं रे, ऐसा नहीं है। जब भी फोर्स लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ही डायरेक्शन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी हैपन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। तो बस यहाँ से अपना प्लॉट स्टार्ट हो रहा है इस वाई को ढूंढने के लिए, यस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यस। हाँ रे पक्का पता है। अरे यार देख, जैसे ये तो इसका एग्जांपल बताऊं, सिर्फ ड्राइंग से बता दो। जैसे ये ट्रॉली है, देख, है ना, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली का हैंडल है,
हम जब भी एयरपोर्ट पे, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो सूटकेस बैग होता है ना, उसका हैंडल ऐसे होता है और हम यूँ वॉक करते हैं, यूँ। लेकिन ट्रॉली तो स्ट्रेट मोशन करता है। देख यहाँ पे फोर्स और ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। तू ड्राइंग देख, तू ऐसे खींच रहा है, ये तू खड़ा देख, है ना, ऐसे खींच के ले जा रहा है, और ट्रॉली किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है। दिख रहा है ना, मस्त फिनोमिनन। हाँ तो बोला तो सही कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ऑब्जेक्ट जावे, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो तब उधर कोई और फोर्स है, ऐसा पक्का है। एक सिंपल है, जैसे ये रहा ऑब्जेक्ट, तूने इधर से खींचा, इधर से फोर्स लगाया तूने, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा है, इधर ऊपर की तरफ इधर जा रहा है। इसका मतलब देयर इज सम अनदर फोर्स विच मे बी विजिबल टू यू और नॉट विजिबल टू यू, बट फोर्स है। मान लो दूसरा फोर्स यहाँ से लग रहा है ऐसे, हाँ तो अब पक्का पकड़ में आया ना कि एक फोर्स इधर से एक इधर से, तो ऑब्जेक्ट बीच में से इसलिए जा रहा है सब। तो जब भी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट न हो तो समझ वहाँ कोई और फोर्स का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे लिख सकता है कि दिस सेंटेंस shows that this sentence shows the presence of another force. This sentence shows the presence of another force when displacement is not in the direction of force. समझा कि नहीं समझा? अब इसके बेस पे, ये सारी समझ के बेस पे वर्क का दो नया डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अपने को पकड़ना है ना। वर्क का दो नया डेफिनेशन, देख इधर लिखूं तो लिख, वर्क कैन बी डिफाइंड बाय टू मेथड्स और टू फॉर्मूलाज एज शोन बिलो। लिखते पॉइंट, वर्क कैन बी डिफाइंड एज बिलो बाय टू मेथड्स। टेक्नीशियन दिख रहा है ना, बाहर नहीं चला गया ना, हैंडराइटिंग छोटा नहीं आ रहा ना, आज बच्चा पढ़ पाएगा ना अच्छे से, ठीक है। ये रहा पहला मेथड वर्क को रिप्रेजेंट करने का। ये रहा दूसरा, क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ, अभी समझेगा तू, रुक, याद तो रख, फॉर्मूला देख तो से, अभी सब ड्राइंग में समझेगा। फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, मैं तो बहुत ज्यादा बाहर चला गया, दिखेगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ, डिस्प्लेसमेंट छोटा लिख दो, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये फॉर्मूला। दूसरे में उल्टा कर दे, इसमें फोर्स लिया और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लिया ना, इसमें उल्टा कर, इसमें फोर्स का कंपोनेंट ले और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ले, है ना। तो चल इसको ऐसा रिवर्स कर देते हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of displacement into only displacement। हाँ, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2, इसको दे दे 3, और ये जो पहले लाया था ना उसको दे दे 1, ठीक है। सर आप कर क्या रहे हो? अरे भाई यहाँ पे अपने को क्वेश्चन हुआ था ना कि डॉट प्रोडक्ट ही क्यों है, तो मैं उस डॉट प्रोडक्ट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब करता हूँ प्रूफ। देख ये दो फॉर्मूले दिए ना, तेरे को समझ में नहीं आया, मान ले रट्टा हो रहा है, डोंट वरी, अभी ड्राइंग लेता हूँ, उससे फिर ये फॉर्मूला तेरे पकड़ में आएगा। तो चल हम एक सीन क्रिएट करते हैं, इधर सीन 1, एक फिगर बनाते बढ़िया, देख चल देख, सीन 1 में क्या करते हैं, एक फिगर लेते हैं, ये रहा फिगर, ये सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्त, ओके। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग रहा है, सपोज ये रहा फोर्स, और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यही वाला ट्रॉली वाला सिचुएशन है ना।
हाँ चल, अब इन दोनों के बीच एंगल क्या बना देते हैं, थीटा। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फिगर ए। ओके, अब यहाँ पे फोर्स का दो कंपोनेंट सोच सकते हैं हम, बिल्कुल। हमको डेफिनेशन में कंपोनेंट ऑफ फोर्स लाना है तो फोर्स का दो कंपोनेंट सोच सकते हैं। कंपोनेंट कैसे बनता है जानता है ना, कोई भी वेक्टर होता है ऐसे यूँ टेढ़ा मान ले, तो उसका एक कंपोनेंट इधर बना, एक इधर बना। इधर थीटा है तो इसको ए कॉस बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं ए साइन, या फिर इधर थीटा है तो इसको ए कॉस बोल और इसको ए साइन बोल, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ थीटा। ओके चलो, तो फोर्स का दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कंपोनेंट ऐसे बनाएंगे, एक कंपोनेंट, अच्छा जो भी दो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो है दोनों ब्लू कलर के कंपोनेंट। इसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे बन रहा है ना, इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा। ये एक सीन हो गया, अभी दूसरा सीन भी क्रिएट करेंगे। पहले इसके बारे में लिखते हैं, चलो कुछ क्या, कि इन फिगर टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर शोन, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। लिखो, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा ना। अब भी तेरे को ये डॉट लाके दिखाता हूँ, देख अपने आप आंसर में डॉट आएगा। इन फिगर ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर शोन। ऐसे तो अच्छे से लिखना होता है कि ऑन ऑब्जेक्ट फोर्स एफ इज एक्टिंग ड्यू टू फोर्स द डिस्प्लेसमेंट इज डी। लिखना इतना जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, तू समझ गया ना। हाँ, इन फिगर ए एफ एंड डी आर शोन, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। ओके, अब नाउ वी कैन कंसीडर टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स which are f cos and f sin. Consider two component of force. कौन कौन से कंपोनेंट है भैया, पहला और दूजा। एक कंपोनेंट है जिसको हमने नाम दे दिया है f cos, और दूजा कंपोनेंट है वो हो गया है f sin। ये f cos किधर है, इधर ही तो है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में दिख रहा है ना। हाँ, तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर एफ साइन किधर है, एफ साइन ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट तेरा इधर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। चल दोस्त, अब ये वाला डेफिनेशन उठाते हैं, है ना, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 3, ये वाला फॉर्मूला उठाते और इनमें ड्राइंग में देख के वैल्यू पुट करते हैं। चलो आ जाओ, लिख धांसू लिख एंट्री ऐसे, क्या लिखेगा भाई टेक्नीशियन, ये नीचे और ये पूरा दिखना चाहिए, यहाँ तक का बच्चों को दिखेगा ना। चलो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। चलो इक्वेशन ले लो भैया, लिख लो इक्वेशन क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डी। कहाँ गया, ये रहा ना, in the direction of d, it is the component of force, so take f cos then d only, okay, d clear। now f d cos theta we can write। अच्छा, अब तू जानता है भैया क्या कि cos थीटा निकल लिया तो डॉट प्रोडक्ट लग जाता है, जैसे sin थीटा निकल लिया तो क्रॉस प्रोडक्ट ना, जानता नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले। अरे यार a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, जानता है ना। हाँ, तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं ना हम, इन प्लेस ऑफ दिस एफ डॉट डी। ओके, चले हो गया इक्वेशन 4। आ गया आंसर, तू बोल रहा था ना वाई, ले रेड कलर का डॉट भी कर देता हूँ तेरे को, क्लियर। अब ये इक्वेशन 3 से हमने इसका जुगाड़ तो कर लिया, अब मैं इक्वेशन 1 पे जाऊंगा और फिर से यही फॉर्मूला लाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बाउंड्री बनाना पड़ेगा, बनाते ना तो मास्टर है इसमें। ले बन गया बाउंड्री। अब टेक्नीशियन थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, कैमरा यहाँ तक जाएगा ना आपका, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, जाना भी नहीं है। चलो सीन 2, सीन 2। अब इस बार मैं क्या करूँगा, तू करने से पहले ही सोच ले कि इसमें क्या किया था, फोर्स के कंपोनेंट लिए थे। इस बार मुझे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेने हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट लूंगा, कोई बात नहीं। अरे ड्राइंग में तो मास्टर है अपन। चल देख,
ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा फोर्स और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये रहा एंगल थीटा। इस बार डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट लेने हैं। सर डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, क्या लोगे ए? ऐसा किसने बोला कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है तो कंपोनेंट नहीं बनता है, सिर्फ वेक्टर टेढ़ा है तो एक कंपोनेंट बनता है? ऐसा किसने पढ़ाया तेरे को? मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया। कैसे भी हो वेक्टर देख, वेक्टर ऐसे टेढ़ा हो ना यूं, तो यहाँ से दो कंपोनेंट ऐसे बनते हैं, ठीक है। बट ये है कि जो कंपोनेंट तूने बनाए हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। वेक्टर मान ले तेरा ऐसे है तो दो कंपोनेंट ऐसे बनते हैं ना भैया, देख परपेंडिकुलर। अब वेक्टर तेरा ऐसे ही है ऑलरेडी, तो भी दो कंपोनेंट बनेगा ना यार, क्यों नहीं बनेगा? एक ऐसे जाएगा और दूसरा ऐसे, देख ये हो गए दोनों परपेंडिकुलर। हाँ, तो वेक्टर हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, इससे कंपोनेंट को क्या फर्क पड़ना है? हाँ चलो, तो दो कंपोनेंट बन गए, समझ तेरे। एक तो ऐसा ही बना दे इसी डायरेक्शन में, और एक बना दे उसको परपेंडिकुलर, बन गए ना। ये जो थीटा वाला है वो होगा डी कॉस थीटा, और ये क्या बन जाएगा तेरा डी साइन थीटा, और ये हो गया तेरा फिगर बी। वेरी गुड। अब कुछ नहीं, बस देख देख के लिख दे क्या कि कंसीडर टू कंपोनेंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन फिगर बी। Consider two components of displacement। कंपोनेंट पहला और दूजा। पहला कौन सा है? डी कॉस। दूजा कौन सा है? डी साइन। वे डी कॉस किसके डायरेक्शन में? फोर्स के साथ ही जा रहा है ये तो, फोर्स और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो लिख दे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। टेक्नीशियन कवर हो रहा है ना बोर्ड वर्क? हाँ। ये डी साइन का है, तो डी साइन देख ये रहा तेरा, फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर टू फोर्स। मतलब तू समझा पूरी कहानी? पिछले एग्जाम्पल में हमने फोर्स के दो कंपोनेंट लिए थे, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाला फॉर्मूला लिया था, देख, है ना। इस बार मैं डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट ले रहा हूं, तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लूंगा। तो टाइटल लगा फ्रॉम इक्वेशन 2, ऐसा लगा बिंदास लगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। चल भाई बैठना तो पड़ेगा, हाँ बिना बैठे तो लिखते नहीं है कंफर्टेबली, मजा नहीं आता है फिर। तो फॉर्मूला क्या है देख, ऊपर क्या लिखा है पहले? फोर्स, तो फोर्स ले ले एफ, फिर क्या लिखा है? कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये रहा कंपोनेंट डी कॉस थीटा। हाँ भैया, तो हो गया एफ डॉट डी, कि नहीं हुआ? ले डॉट रेड कलर से करता हूं तेरे लिए, आया? तो फिर मैंने बोला तो था कि सिर्फ इतने से को समझ के प्रूव करने के लिए हमने पूरा दो ड्राइंग और दो मेथड किया। और बोर्ड पे थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा हुआ, क्योंकि मैं इसको तुझे वन शॉट स्क्रीनशॉट देना चाहता हूँ इसका, इस पूरे बोर्ड वर्क का। अब तू ले ले वन शॉट स्क्रीनशॉट, 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब देख इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। तुझे ये तो पता होगा कि वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पिछले वीडियो में बोला था मैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था ना, क्योंकि तुझे ये फॉर्मूला नहीं दे पाया था पिछले लेक्चर में। आज चल मैथमेटिकली तेरे को समझाता हूँ क्यों वर्क पॉजिटिव होता है, कब जीरो होता है और क्यों नेगेटिव होता है ना। तो देख, वर्क का 3 फंडा है भैया। वर्क में भी पॉजिटिव कब होगा देख बताता हूँ, जब तेरा थीटा नहीं रुक, अपन ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो साहब जी, तब जाके वर्क पॉजिटिव होता है। हाँ तो यही पढ़ा था, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अब इसका मैथमेटिकली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में। अब एंगल 0 है तो लगा ये फॉर्मूला, डॉट हटा दे तो एफ डी कॉस 0 आ गया। अब कॉस 0 मीन्स 1, और एफ और डी तो मैग्नीट्यूड है, तो नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ले आ गया पॉजिटिव, कहीं दिख रहा है माइनस साइन? नहीं आएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है और ये +1 हो गया, है ना। हाँ अब सही पकड़े हैं। अब ये y तो हटा दे, सॉल्व हो गया ना तेरा y। हाँ अब दूजा कि वर्क नेगेटिव काहे होता है?
तो उसके लिए तूने नियम ये याद रखा था, लॉ ये पढ़ा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तब ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल होता है तेरा 180, इन रेडियन इट इज पाई। हाँ, तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस पाई। अब कॉस पाई क्या होता है? -1, तो हो गया ना माइनस एफ डी। आ गया ना वर्क नेगेटिव, तो फिर एक और चल, वर्क 0 भी होता है, बिल्कुल होता है। बताऊं? क्या यार, फोर्स, अब तो तुझे समझ में आ गया होगा, इजी पढ़ाई है ये तो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तब, हाँ तब थीटा क्या होता है तेरा? π/2। तो ले ले, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस π/2। कॉस π/2 कितना होता है? आना चाहिए 11th में हमको, 0 होता है। आता है तो तू निगलेक्ट करके आगे बढ़ना। हाँ ठीक है दोस्त, ये है वर्क का 3 पैटर्न। इतना सा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या? कि वाई वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस मेथड योर आंसर क्लियर इन 2 मार्क्स इन स्कूल एग्जाम्स। यस। अब एक और फंडा है दोस्त, क्या? कि जो वर्क 0 हो रहा है ना साहब, इसके 3-4 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं, वो भी हम पढ़ डालते हैं ना, तो वो भी एक नया क्वेश्चन बन जाएगा 2 मार्क्स का पूरा। चल रहा है सब वर्क डन के अंदर ही, ये सब कांस्टेंट फोर्स वाले ही मामले हैं। लेकिन यहाँ पे वर्क 0 होता है, इसके 3-4 और एग्जाम्पल अपने पास है दांसू। तो चाल, सबसे पहला एग्जाम्पल, यहीं से इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब इसकी दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, वर्क 0 होने वाले कौन कौन से मामले हैं? पहला मामला यही बता दो, 90 डिग्री में। मैथमेटिकली तो तू देख लिया 0 है, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल है अपने पास कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो? हाँ, तो ये बता देता हूँ पहले, है इसका एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल, देख, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ रे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क बिकम्स 0। काहे 0? तो दिखाना पड़ेगा ना ड्राइंग से, तो दिखा रहा हूं मैं, क्या मना कर रहा हूं। चल एक फिगर ले ले बढ़िया सा। हैंडराइटिंग आज छोटा नहीं निकल रहा है ना बहुत ज़्यादा भाई, टेक्नीशियन कैमरामैन प्रॉपर दिखेगा ना बच्चे को। चल बताता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको नाम दे दे फिगर ए। क्या जानता है तू? चैप्टर 4 पढ़ा है ना, तो जानता है कि सर्कुलर ट्रैक पे होना चाहिए मोशन, जूम 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 जूम, और स्पीड यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब स्पीड नहीं बदलना चाहिए। 5 की स्पीड या 7 ऐसी कुछ भी यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टाइप के मोशन में एक्सेलरेशन सेंटर के टूवर्ड्स होता है, पूरा थियरी पढ़ा है हमने। हाँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ऐसे देख, ये एक्सेलरेशन तेरा ऐसे होगा, यूं। अब तू जानता है दोस्त F इज इक्वल टू ma, क्या? कि जिधर एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स भी हो गया ना। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्जेक्ट जिस जगह पे है वहीं से टेंजेंट उस जगह का डिस्प्लेसमेंट शो करेगा ना। हाँ, तो ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, तो यहाँ से एक छोटा सा टेंजेंट बना दे। हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं? हाँ, तो तुझे क्लियरली दिख रहा है ना कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। तो लेकिन समझाना पड़ेगा, थोड़ा पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी फोकट में मार्क्स मिलेंगे। तो लिख, क्या लिखेंगे कि इन फिगर ए, हमने बोल तो दिया कि भाई यूसीएम में ऐसा होता है, यूसीएम में ये सिचुएशन बनता है, लेकिन उसको ड्राइंग में भी तो दिखाया ना। देखिए यही ड्राइंग फिर से आया। हाँ, अब इसके बारे में लिखना भी तो पड़ेगा ना, सिर्फ समझने से थोड़ी मार्क्स मिलेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चल लिखते हैं क्या कि इन फिगर ए एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूसीएम। ओके, लिख, इन फिगर ए object
is performing यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वहां तक दिख रहा है ना भाई? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑन रेडियस, मतलब फोर्स इज रेडियल, रेडियस पे है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। फोर्स इज टूवर्ड्स सेंटर रेडियल, ओके, डिस्प्लेसमेंट इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, so we can say that force and displacement both are perpendicular। अरे यार 8वीं 9वीं में नहीं पढ़ा क्या 8th 9th में कि रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होता है? तो दिख भी रहा है, हाँ, तो जस्टिफाई हो गया अपना। चल ठीक है दोस्त, अब वर्क जीरो होने के 3-4 एग्जाम्पल देने थे। पहला तो दे दिया जो मुझे खुद को भी पसंद आया, अच्छा लगा, है ना, तो मैं खुद भी शेयर करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा और खुद भी लाइक करूँगा, ठीक है? तू तो करना ही करना, नहीं बोलते अपन हर वीडियो में कि तेरे को पसंद आया तो शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर। वैसे मेरे को पसंद आया तो मैं शेयर करूँगा, सब्सक्राइब करूँगा, लाइक करूँगा, कमेंट भी लिखूँगा, ठीक है? अब दूसरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही, दूसरा छोटा सा इजी लेते, कुछ इतनी सी जगह में आ जाए ना। तो देख दोस्त, कोई स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस मतलब नेग्लिजिबल फ्रिक्शन, उस पर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, और कोई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के सरक रहा है, स्मूथनेस की वजह से सरक जाता है ना, तो इन दैट फिनोमिनन देयर इज नो फोर्स एंड वर्क हैपन, डिस्प्लेसमेंट हैपन। तो फोर्स नहीं है तो वर्क तो जीरो कहलाएगा। अरे यार ये फोर्स जीरो है, फोर्स नहीं है का मतलब फोर्स का वैल्यू क्या है? जीरो। तो इधर जीरो रखेगा तो पूरा का पूरा वर्क जीरो आ जाएगा ना। ये दिख रहा है ना इधर कैमरामैन? हाँ, तो मस्त एग्जाम्पल है ना, रख दे क्या कि ऑन अ स्मूथ सरफेस in absence of any horizontal force, कोई भी horizontal force की absence में displacement of object represent work zero। yes, ये जीरो वर्क का मामला है, ठीक है? ओके, चल एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी एग्जाम्पल थोड़ा धांसू देता हूँ, ये बच्चों जैसा हो गया बिल्कुल। चल अब धांसू में क्या है? धांसू में ये है, जब भी फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, रिस्क है जब भी फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो भी वर्क ज़ीरो है, क्योंकि फोर्स तो लगा बट डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं वहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रखेगा इधर, तब भी वर्क जीरो ही दिखेगा, है कि नहीं? हाँ, तो चल, इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स, इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इन दैट केस वर्क इज जीरो। यस, वर्क इज जीरो। टेक्नीशियन कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, क्या कर रहे हो? कुछ काम कर रहे हो साथ में। इन प्रेजेंस ऑफ फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क जीरो। अच्छा, इसके दो बढ़िया एग्जांपल भी है छोटे छोटे, दिखाऊं? देख, तू वॉल होता है ना घर में, दीवार, हाँ, उसको पुश कर, धक्का लगा, फोर्स तो बहुत लगा है तू, लेकिन दीवार हिलेगा क्या? नहीं रे, देख जैसे ये रहा, दीवार में लगाऊं धक्का, या दीवार नहीं हिल रहा है, मतलब द वॉल इज नॉट डिस्प्लेसिंग इट्स पोजीशन। मैं फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी ये नहीं हिल रहा है, तो इस फिनोमिनन में फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो टोटल वर्क क्या होगा? ये जीरो होने की वजह से वर्क भी जीरो होगा। तो ये वॉल और पुश, ये अच्छा एग्जाम्पल है। तू डिटेल खुद लिखना पूरा सेंटेंस बना के, अब मेरे पास जगह कम पड़ रही है, वॉल प्लस पुश वाला फिनोमिनन लिख सकते हैं। एक और है, मेरी तरफ से एडिशनल दे रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिला नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला हो, यहाँ पे गया हो, फिर वापस इधर ही आ गया हो, तो इस फिनोमिनन में भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब नो चेंज इन पोजीशन, जहाँ से निकला घूम घाम के वापस उधर ही आया, मतलब डिस्प्लेस हुआ ही नहीं है, तो उस फिनोमिनन में भी
डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क जीरो है। ये दो एग्जाम्पल मस्त हो गया। चलिए एक और देता हूँ, लास्ट वाला मजे कर, खत्म करते इसको भाई, लास्ट वाला। चल देख क्या है लास्ट वाला। अपन क्या पढ़ रहे थे कि जो वर्क जीरो होता है ना, उसके 4-5 एग्जाम्पल सेट करो सर, 1 2 3 अलग अलग फिनोमिनन बताया फिजिक्स का तेरे को। अब देख लास्ट वाला क्या है, जब ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्सेज आर एक्टिंग एट द सेम टाइम एंड इन दैट केस इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो देन वर्क विल बी जीरो। ऑब्जेक्ट पे एक ही साथ मोर देन वन फोर्सेज लग रहे हैं और उन सारे फोर्सेस का रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का वर्क जीरो होगा ना, ऑब्जेक्ट पे वर्क जीरो होगा। यस, ये भी लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ मोर देन वन फोर्स इफ रिजल्टेंट फोर्स इज, मैं ब्लू से जीरो लिख रहा हूं ताकि तेरे को याद रहे, इफ रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो वर्क ऑल्सो जीरो, वर्क भी जीरो ही होता है तब। हाँ यस, अब इसके दो ड्राइंग दिखा सकता हूँ तेरे को, छोटे छोटे इसके दो ड्राइंग दिखा सकता हूँ, बताऊँ? देख फिर ख़त्म करते इसको, है ना, आजा। चल दोस्त, ये रहा ड्राइंग देख, जिसे ये कोई रिजिड सपोर्ट है, मतलब टाइट सपोर्ट है जो खुद हिलेगा नहीं, टेरेस है, छत है, उसके नीचे एक डोरी लटका दो, इस डोरी के साथ एक सिलेंडर को लटका दो, लटकाया। अब इस फिनोमिनन में तू गौर से देख, सिलेंडर का खुद का वजन, खुद का वेट होता है ना, वो उसको नीचे ले जाना चाहता है, तो वेट फोर्स नीचे जाएगा, और ये डोरी का टाइटनेस है, टेंशन, वो इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, लेकिन सिलेंडर यहाँ से हिल नहीं रहा है। मतलब इन दोनों फोर्स की इफेक्ट जीरो आ रही है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तभी ये यहाँ से नहीं हिल रहा है। मान ले तेरा वेट फोर्स ज़्यादा होता तो ये नीचे गिर जाता, डोरी तोड़ के नीचे आ जाता। मान ले टेंशन ज़्यादा है तो इसको ऊपर खींचता, लेकिन दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी वर्क जीरो हो रहा है। ये देख मोर देन वन फोर्स वाला एग्जाम्पल, इसमें रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले, धांसू है, जैसे वी शेप का कोई स्ट्रक्चर है, दो सरफेस हैं वी शेप में, दिख रहे हैं ना, इसके बीच में एक बॉल को फंसा दे, ऐसे स्फेरिकल शेप की कोई भी स्फीयर है उसको फंसा दे। अब देख यहाँ पे कुछ समझाऊं उससे पहले छोटी सी बात बताता हूँ। हम जानते हैं कि किसी भी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, जैसे ये टेबल है, इस टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट नॉर्मल फोर्स अकर्स, नॉर्मल फोर्स लगता है यहाँ पे। इस कांटेक्ट की वजह से सरफेस के अंदर से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का मिलता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। तू चैप्टर 5 पढ़ा होगा तो ये सब तुझे डिटेल पता होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी याद रख, किसी भी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ उसका वेट लगता है ना, वैसे ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगता है। यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि इसके नीचे कोई सरफेस नहीं ना, टेबल नहीं है, तो हवा में है, तो हवा का नॉर्मल फोर्स कंसिडरेबल नहीं है। हाँ, इसी के साथ इधर टेबल लटका लगा दे तो इस पर भी नॉर्मल फोर्स चालू हो जाएगा। हाँ, मतलब नीचे कुछ सरफेस होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, उस कांटेक्ट सरफेस में से नॉर्मल फोर्स लगता है। यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, देख ऐसा सिचुएशन बन रहा है, ये वाला सरफेस है, इसके साथ कांटेक्ट है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा नॉर्मल फोर्स, ऐसे लगा ना। हाँ, ये वाले सरफेस में भी देख कांटेक्ट है, तो इधर लगेगा फोर्स कि नहीं लगेगा, तो दो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, और एक इसका खुद का वेट भी तो है, ये जो स्फीयर लिया उसका वजन भी तो लगेगा इधर। अब इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो होता ही होगा, तभी ये यहाँ पे अटका हुआ है, वरना ये बॉल यहाँ से छू नहीं हो जाता कहीं। समझ, ये बॉल इस सिचुएशन में से कहीं हिल नहीं पाता है ना, इसका मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। और ये केस कौन सा है, मोर देन वन फोर्स वाला केस है, 1 2 3 फोर्सेज है यहाँ पे, तो ये दोनों अच्छे ड्राइंग है। अच्छा, इसके बारे में पॉइंट भी लिख सकता है तू, इसको फिगर बी बोल दे, इसको फिगर सी बोल दे, लिख दे। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिखने नहीं है, तू लिख लेना। क्या लिखेगा, इन फिगर बी अ सिलेंडर इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑन अ रिजिड सपोर्ट, टेंशन फोर्स इज अपवर्ड एंड वेट इज डाउनवर्ड, बट बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, सो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, दैट्स वाई वर्क इज जीरो। ऐसा लिख देगा ना, बोल दिया स्पष्ट। हाँ, इसमें भी लिख ले,
कि इन फिगर सी, अरे नाम तो दे दे भैया, ये फिगर बी और ये तेरा फिगर सी, हाँ, इन फिगर सी अ स्फेरिकल बॉल इज शॉन बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ वी शेप। वी शेप का दो सरफेस है, देख उनके बीच में बॉल है। टू नॉर्मल फोर्सेस एंड वेट आर एज शॉन इन फिगर, बट द रिजल्टेंट फोर्स इज 0, सो वर्क इज ऑल्सो 0। हाँ, ये भी दांसू क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में स्कूल एग्जाम्स में इसको पूछ सकते हैं। ऐसा क्या कि वर्क 0 होता है, उसके 3-4 अच्छे एग्जाम्पल दो। ऊपर के 3 तो जल्दी जल्दी मजा आ गया, इसमें थोड़ा टाइम लगा ना समझाने में, हाँ लग सकता है इसमें क्या। तू स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1, 2 एंड 3। ओके दोस्त, अब लास्ट डिस्कशन है अपना वर्क के यूनिट पे। क्वेश्चन वर्क के बारे में तो वर्क को पूरा खोल के ही रख देते हैं ना, वर्क के घर तक पहुंच जाते हैं। हाँ, तो वर्क पे लास्ट डिस्कशन है यूनिट का। तो वर्क के जो यूनिट है 2 टाइप के हम डिस्कस करेंगे अभी। यस, विच 2 टाइप, SI यूनिट एंड CGS यूनिट। ये इसको थोड़ा स्पीड में लेते हैं ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये सब आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है ना। सब चैप्टर 2 पूरा MLT टेबल पढ़ा है हमने। हाँ ठीक है, बस तो हो गया और क्या इसका। अरे डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो चैप्टर 2 में पढ़ा है, 1 2 -2, ये है ना 1 2 -2, ये भी हो गया। अब इसमें एक डेफिनेशन पूछते हैं 1 जूल का। 1 जूल का डेफिनेशन क्या होता है, तो देख दोस्त, वर्क इज इक्वल्स टू FD। अब मान ले फोर्स तेरा 1 न्यूटन है, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी 1 मीटर है, तो 1 × 1 न्यूटन इंटू मीटर। अभी न्यूटन इंटू मीटर मीन्स जूल, तो हो गया ना वर्क 1 जूल। तो इस एग्जाम्पल पर से डेफिनेशन दे दे क्या, कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, द वर्क डन इज कॉल्ड 1 जूल। और क्या डिफाइन करेगा कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, द वर्क डन इज 1 जूल। चल दे दे डेफिनेशन, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर under the influence of 1 Newton force, work done is called 1 जूल। हो गया डिफाइन। क्या टफ है इसमें, नहीं है ना। चल अब CGS में, अरे हम जानते हैं CGS में जूल को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अर्ग से, और ये न्यूटन को डाइन से, मीटर को सेंटीमीटर से, तो डाइन सेंटीमीटर, और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हो गया CGS। डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा। और जैसे 1 जूल को डिफाइन किया, यहाँ पे 1 अर्ग को डिफाइन करना है, कर ले। थोड़ा शर्म करो कि सर अब तो आता है क्या। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 सेंटीमीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 डाइन फोर्स, वर्क डन इज कॉल्ड 1 अर्ग। हाँ, टिंग 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 टिंग, हो गया। अब एक लास्ट, ये जो ऑप्शनल यूनिट भी है, इसके ऑप्शनल यूनिट भी है, वर्क के ऑप्शनल यूनिट भी है, जिनकी आगे जाके हमको ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसे 2-3 ऑप्शनल यूनिट तेरे को बता देता हूँ, देख कौन कौन से ऑप्शनल यूनिट है। पहला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट फॉर वर्क। हाँ, फिर कैलोरी भी है, फिर किलोवाट आवर भी है, ये सब चैप्टर 2 में देखा हुआ है रे। हाँ, तो इन सब का जूल के साथ भी कनेक्शन है। ये मैग्नीट्यूड तुझे मगअप करने पड़ेंगे, तुझे बहुत काम आएंगे आगे जाके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 10⁻19 जूल, इतना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतना जूल होता है। फिर 1 कैलोरी मीन्स 4.186 जूल। फिर 1 किलोवाट आवर मीन्स 3.6 × 10 नहीं रे 6, हाँ जूल। ये इसके ऑप्शनल यूनिट है। तो वर्क के यूनिट के बारे में मान ले 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, तो तू इतना लिखेगा तो सफिशिएंट है ना। स्क्रीनशॉट ले ले चल, 1 2 एंड 3। वीडियो अच्छा लगा
तुझे लगा कि सर ने डिसेंटली जेन्युइनली मेहनत किया, हर एक पॉइंट तक अपना रीच, अपना पहुंच बनाया, तो कमेंट कर दोस्त। बहुत काम मेहनत लगता है रे इस काम में, कमेंट कर दोस्त, ठीक है। चल बाय।